नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जुलाई 2025 फर्स्ट पार्ट मंथली करंट अफेयर का 1 से 15 जुलाई को हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हो 2 पार्ट में लाया जाता है। इस बार टाइम से आ गया है, इसलिए मैं भी खुश हूँ, आप लोग भी खुश हो जाइए। अब से टाइम से ही आएगा सब, ठीक है। पिछले कुछ महीनों में उतार चढ़ाव की वजह से टाइम से नहीं हो पाया था, लेकिन अब से टाइम से आएगा। 1 से 15 जुलाई तक का ये क्लास आपके सामने प्रेजेंट है। मंथली करंट अफेयर 2 पार्ट में लाते हैं, एक फर्स्ट हाफ में और एक मंथ के सेकंड हाफ में, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ वाला है 1 से 15 जुलाई, जिससे आप पर भी ना लोड पड़े, हमारे पर भी ना लोड पड़े। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ दे दी जाती है, तो टेलीग्राम से आप डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर भी दे दी जाती है। तो आप बाकी सभी महीनों की पीडीएफ वगैरह अगर चाहना हो तो आप जाना यहाँ पर एमजेटी ऐप डाउनलोड करके, फिर पीडीएफ सेक्शन में जाना, वहाँ मंथली में जा करके आप सभी महीनों की पीडीएफ डिटेल वाली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, कोई भी इसमें चीज़ें हटाया बढ़ाया नहीं जाता, सब एज इट इज पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास नोट्स वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। सबसे पहले प्रथम जुलाई से ही स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई को बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे नेशनल डॉक्टर्स डे, जैसे जीएसटी दिवस, जैसे एसबीआई का स्थापना दिवस। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, ये डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है। 1 जनवरी को विधान चंद्र राय जी की जयंती होती है और उन्हीं के एवज में मनाया जाता है। 1961 में इनको भारत रत्न मिला था, ये भी ध्यान रखना। इस बार की थीम क्या रखी गई है? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये इस बार की थीम है नेशनल डॉक्टर्स डे का। इसके बाद जीएसटी दिवस या वस्तु एवं सेवा कर दिवस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। कारण है कि 1 जुलाई को 2017 को आधी रात से जीएसटी भारत में लागू हुआ था। जीएसटी साथियों 4 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। यानी कि सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के लिए जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। विजय केलकर की समिति की सिफारिश पर जीएसटी भारत में लाया गया था। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। ये जब लाया गया था तो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एक साथ मर्ज करके जीएसटी बना दिया गया था, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात ध्यान रखना। पहला राज्य लागू करने वाला असम बना था, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना था। जम्मू कश्मीर तब राज्य हुआ करता था, ठीक है। बात 2017 की है। 2019 के बाद 5 अगस्त से आप जानते हो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर लद्दाख को। जीएसटी में टैक्स स्लैब की बात करें तो 5 टैक्स स्लैब होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। क्लियर, याद रहेगा इतना। चलिए, वैसे मंथली में इतना डिटेल बताया नहीं जाता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा 1 जुलाई को ही 1955 को एसबीआई का स्थापना हुआ था, तो एसबीआई स्थापना दिवस भी आप याद रख लेना, ठीक है। और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, CS शेट्टी जिसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं, वो वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है एसबीआई। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए? ये लास्ट जून को नियुक्त किए गए थे। इनका कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन ले लिया गया है। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत की खुफिया एजेंसी है जो विदेशी मामलों को देखती है। भारत में इंटरनल मामलों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB है। ये रॉ है। तो रॉ के नए सचिव यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ये बना दिए गए हैं पराग जैन। ये आए हैं रवि सिन्हा की जगह पर। अब तक रवि सिन्हा थे, अब पराग जैन होंगे नए RNAW के प्रमुख, ठीक है। 1989 बैच के IPS हैं। पाकिस्तान पर इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड माना जाता है। इनके बहुत सारे एसेट पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं। रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला देखो, इंग्लिश में भी आपको दिया जाता है एक्सप्लेनेशन। आप पीडीएफ पढ़ोगे डिटेल से तो आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यहाँ पर समय कम होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाता हूँ, ठीक है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का पहला वन्य जीव गलियारा किस राजमार्ग पर बनाया गया है? इंडिया का पहला वन्य जीव गलियारा ये बनाया गया है कहाँ पर? दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर, दिल्ली मुंबई हाईवे पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश का पहला समर्पित वन्यजीव गलियारा बना है। ये वन्य जीवों के लिए है, वन्यजीव कॉरिडोर या कहें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 12 किलोमीटर लंबा है। कितना? 12 किलोमीटर लंबा है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। चलिए अगला,
कितने साल के निलंबन के बाद लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है? तो साथियों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है, जब इंडिया चाइना का टेंशन बढ़ गया था तो उसके बाद बंद कर दिया गया था। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से होता था, क्योंकि ये जो है ना, ये पड़ता है तिब्बत में, है ना। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील ये पड़ता है तिब्बत में, जो आज के टाइम पर चाइना के अंतर्गत आप मान सकते हो। तो इसीलिए फिर वो भारत चाइना से टेंशन बढ़ गई थी, तो इसलिए वो बंद कर दिया गया था, वहाँ पर यात्रा के लिए नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन अब कुछ नॉर्मलाइज दिख रहा है, तो इसके बाद फिर कहा गया कि चलो 5 साल के बाद दोबारा से यात्रा शुरू की जाती है। 5 साल के निलंबन के बाद लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई है ना। 2020 में कोविड और भारत चीन सीमा तनाव के कारण बंद किया गया था। मानसरोवर झील आप जानते हो 18,000 फुट ऊंचे कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा के पास में स्थित है। पूजनीय कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा के लिए लोग जाते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, तो वैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं लोग। केंद्रीय कैबिनेट ने ईएलआई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 2 सालों में कितनी नौकरियां उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है? ईएलआई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ईएलआई, इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी दी हुई थी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कि लोग उसमें भी जा सकें, तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें एम्प्लॉयर्स को भी फ़ायदा होगा, उनको भी सब्सिडीज़ मिलेंगी, और एम्प्लॉयज़ को, जो न्यू फ्रेशर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको जल्दी नहीं मिल पाती नौकरी, उनके लिए भी फ़ायदा होगा, उनको यहाँ पर प्लेस मिल पाएगा। तो ईएलआई योजना के तहत 2 सालों में बताया गया है कि 3.5 करोड़ नौकरियाँ जनरेट हो सकती हैं, ऐसा एस्टिमेट है सरकार का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है, पूछा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट में भी इसकी चर्चा की थी। तो इस पर क्या होगा कि वहीं पहली बार अगर काम करने वाले होंगे तो 2 किस्तों में 1 महीने के वेतन के बराबर एम्प्लॉयज़ को मिलेगा 15,000 रुपये तक की धनराशि। सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पार्ट ए में ये हो गया। पार्ट बी के तहत एम्प्लॉयर्स को मिलेगा, अगर प्रत्येक एम्प्लॉय को वो हायर करता है तो 1 से 3,000 तक 2-2 वर्ष के लिए उसको सब्सिडी मिलेगी प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए। कोई भी अगर एक एम्प्लॉय को हायर करता है तो उसके लिए 3,000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, पर एम्प्लॉय पर्सन पर हेड। अगला, अमेरिकी कानून के नए मसौदे में धन प्रेषण कर को घटा करके कितने प्रतिशत किया गया? तो अमेरिकी कानून का नया मसौदा जारी किया गया है। इसमें धन प्रेषण कर जो रेमिटेंस होता है वो भारत के लिए घटा करके 1% कर दिया गया। भारत के लिए क्या मतलब, सबके लिए किया गया है, भारत में ज़्यादा मिलता है तो इसलिए हम लोग को खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में ट्रंप अभी वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाए और ये बिल पास हो गया है ना, सक्सेसफुली पास हो गया है। तो इस बिल में ही ये घोषणा की गई थी कि जो विदेशी प्रेषण होता है उसका जो टैक्स लगता था वो घटाकर 1% कर दिया गया है। पहले 5% तक होता था। ये प्रेषण होता क्या है, रेमिटेंस होता क्या है, इसको समझो। जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, बहुत बढ़िया टैलेंटेड है, और वो अमेरिका की किसी कंपनी में, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी में जॉब करने लगा। लेकिन जॉब वहाँ पर कर रहा है तो भाई अपने घर वालों को थोड़ी ना भूल जाएगा, घर वालों को पैसा भेजेगा। तो अपने घर वालों को भेजेगा तो घर वालों को वो डॉलर में कमा रहा है तो डॉलर में भेजेगा। ये डॉलर आकर के यहाँ करेंसी चेंज होगी, है ना, डॉलर को आकर के रुपए में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसके घर वालों के पास जाएगा। तो ये एक प्रकार से चेंज तो कर रहा है, यहाँ पर भेज रहा है डॉलर में, ठीक है। लेकिन जब चेंज कर रहा है इसी बहाने डॉलर अपने देश में तो आ रहा है, तो इससे अपने देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब विदेशी मुद्रा का भंडारण बढ़ रहा है, क्योंकि उधर से पैसा तो डॉलर में आ रहा है, तो डॉलर हम लोग रख लेंगे, पैसा बदले में दे देंगे, ले जाओ खर्चा करो, है ना। तो ये 2 फायदा होता है। तो यही जो पैसा होता है जो भारतीयों के द्वारा विदेशों में कमाया जाता है और अपने घर पर भेजा जाता है, उसे कहते हैं रेमिटेंस। ठीक है, और इससे फायदा ये कि एक तो ज़्यादा कमाई करके अपने घर वालों को भेजेगा, दूसरा विदेशी मुद्रा का भंडारण बढ़ता जाएगा। लेकिन इसी पर क्या होता है, ये बात अमेरिका को भी पता है भाई कि हमारे यहाँ से पैसा कमा करके जा रहा है तो इसके यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडारण भी तो बढ़ रहा है, कल को हमसे वो टक्कर लायक हो जाएगा, ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारण हो जाएगा तो हमारे बराबर का आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, टैक्स लगा देते हैं कि हमारे यहाँ से कमा के लेके जा रहे हो तो हमको भी कुछ % दो। तो 5% वो रख लिया करते थे। अब इस वाले बिल में वही घटा करके 1% कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश दुनिया का भारत ही है, दूसरे पर मैक्सिको है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 के स्थान पर कैबिनेट ने किस पॉलिसी को मंजूरी दी है?
स्पोर्ट पॉलिसी, जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी थी 2021, उसको परिवर्तित कर दिया गया है। भारत सरकार ने एक नई खेलों नीति पेश की है जिसे कहा जा रहा है खेलो भारत नीति। खेलो भारत नीति 2025 नई स्पोर्ट पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स को गांव-गांव लेवल तक बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत बेसिक लेवल तक पर लीग मैच कराए जाएंगे। जैसे एक तो सुपर लीग चल ही रहा बढ़िया से, आईपीएल फेमस हुआ है, अब उसी की तर्ज पर शहरों के बीच में, नगरों के बीच में, गाँव के बीच में इस प्रकार के लीग कराए जाएंगे जिससे नए नए उभरते हुए खिलाड़ी बाहर आ सकें। और इसके बाद साथ ही साथ और भी खेलों को ऐड किया जाएगा, क्योंकि अपन लोग का टारगेट क्या है कि भाई हम लोग 2036 तक ओलंपिक होस्ट करा दें। 2036 वाला ओलंपिक के लिए अभी बिडिंग प्रक्रिया जारी है। भारत उसमें एप्लीकेशन डाल चुका है, क्योंकि 2032 तक तो फिक्स हो गया है कहाँ कहाँ पर होगा, है ना। 2024 का पेरिस में हुआ, 28 का होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, 32 वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो 2036 वाली बिडिंग प्रक्रिया भी चल रही है। तो भारत इसमें लगाया हुआ नंबर, भारत में अगर होगा तो अहमदाबाद में होगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव में। तो खैर इसके लिए भारत ने खेलो भारत नीति लाई हुई है जिससे खेल को बढ़ावा मिले। तो ये 5 पिलर्स पर आधारित है। इस पर भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो दी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। जो भी ट्रेनिंग टॉपिक की वीडियो होती है, अगर आपको डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तो जैसे आप किसी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इन सब के लिए तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक वाला जो सेक्शन है, जो प्लेलिस्ट है, उसको जा करके विजिट करना चाहिए। उसमें ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको, जैसे ईएलआई स्कीम को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया डिटेल से, खेलो भारत नीति हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उसमें डिटेल से अलग अलग सेपरेट वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया रहता हूँ, ठीक है। तो उससे आप पढ़ सकते हो। बाकी काम भर का तो मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ, और इससे भी ज़्यादा डेली करंट अफेयर में आपको बता देता हूँ। किस देश ने बहुचर्चित बिग ब्यूटीफुल बिल पारित किया? अभी मैंने आपको बताया किस देश ने पारित किया भाई, अमेरिका ने। वन बिग ब्यूटीफुल बिल, तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है इसको नाम दिया है ट्रंप ने। बहुत बड़ा बिल था, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे में, जैसे सीमा सुरक्षा को लेकर के, सैन्य वित्त पोषण को लेकर के, कर कटौती, टैक्स का इसके अलावा आव्रजन, जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको लेकर के बहुत सारे परिवर्तन किए गए। बहुत बड़ा बिल था ये। ठीक वैसे ही जैसे 1976 में इंदिरा गांधी जी ने किया था 42वां संविधान संशोधन। वो इतना बड़ा संशोधन था कि उसे मिनी संविधान भी कहा जाने लगा, है ना। उसी में तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उसके बाद फिर 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, है ना, तो सोशलिस्ट वगैरह। तो ये सब बहुत बड़ा परिवर्तन वो भी था, और ये था परिवर्तन। खैर मतदान को 51-49 के संकीर्ण अंतर से पार किया गया और ये हो गया। अब इसी के चक्कर में ये भैया अपने दोस्त को बैठे एलन मस्क इन्हीं के विरोध में वो अपनी नई पार्टी बना लिए हैं, द अमेरिका पार्टी। ये भी याद रखना, ठीक है, पूछा जाएगा। तो 2025 ये OBBBA पास किया है। केंद्र सरकार ने कितने रुपए के फंड के साथ रिसर्च एंड इनोवेशन योजना को हाल ही में मंजूरी दिया? RDI, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना स्कीम। इसके तहत सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करेगी। 1 लाख करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होगा। यही अगर 5-10 साल पहले खर्च हुआ होता तो आज हम लोग चाइना के टक्कर पर होते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग उतना ध्यान ही नहीं देते। हमारे यहाँ जो बढ़िया IIT बढ़िया दिमाग होता है, IITians होते हैं, वो विदेशों में चले जाते हैं जॉब करने, क्योंकि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। खैर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का शासी बोर्ड RDI योजना को व्यापक रणनीति दिशा प्रदान करेगा, और इसका उद्देश्य यही है कि प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको भी शामिल किया जाए, जिससे और ज़्यादा बड़ी मात्रा में रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो कि रेलवे का सुपर ऐप है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रेल 1 नाम से ऐप लॉन्च किया है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम की अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रेल 1 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। ये एक सुपर ऐप है। सुपर ऐप क्या होता है? एक ऐसा ऐप जिसमें जिस सेक्टर से वो जुड़ा हो, उस सेक्टर की सारी सर्विसेज हो, है ना। जैसे मैं कहूँ रेलवे का ये सुपर ऐप है, तो रेलवे की से जुड़ी जो भी सर्विसेज होंगी, चाहे वो आपको फूड ऑर्डर करना हो, टिकट बुक करना हो, PNR की जानकारी चाहिए हो, यात्रा की योजना बनाना हो, होटल्स लेना हो, रेलवे सहायता चाहिए हो, शिकायत करनी हो, ठीक है, सारी जानकारियाँ आपको, भोजन की बुकिंग करनी हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड्रॉइड और iOS दोनों के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। 1 जुलाई 2025 से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसे लॉन्च किया है, रेल 1। अगला,
एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई? अभी मैंने आपको बताया, द अमेरिका पार्टी। कारण वही, ये नहीं चाहते थे कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल आए और ट्रंप लाए उस बिल को, इसी वजह से ये ट्रंप के खिलाफ में चले गए, क्योंकि उससे अल्टीमेटली टेस्ला का घाटा हो रहा था। क्योंकि उस बिल में ये चाह रहे थे कि भाई 100% ऐसा अनिवार्य कर दो कि 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें लोग, अमेरिकी लोग, जिससे पर्यावरण को भी ना नुकसान हो और फ़ायदा उल्टा इनका हो जाए, क्योंकि इनकी टेस्ला जो है वो 50% से ज़्यादा मार्केट वहाँ पर कब्जा करके रखी है अमेरिका में, तो इनका भी फ़ायदा होगा। इसीलिए ये जितवाए थे ट्रंप को कि अपने मुताबिक वहाँ पर बिल वगैरह लाएंगे, एक्ट लाएंगे, नियम कानून बनवाएंगे। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं किए, ट्रंप गए बदल। ट्रंप ने कहा नहीं, हम तेल भी बेचेंगे, तेल का भी वो उत्पादन करवाएंगे। तो तेल का उत्पादन करवाएंगे और उसके बाद उन्होंने कहा हम अनिवार्य नहीं करेंगे ईवी को, हम तेल वाली जो गाड़ियाँ चलती होंगी डीजल पेट्रोल इनको भी बढ़ावा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि इनके दोनों बीच में खटापटा हुआ और दोनों दोस्त बिछड़ गए। अमेरिका पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बन गई है। अब इन्होंने कहा कि जो 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, गधा और हाथी वाली, अभी इसको बदलेंगे, है ना। रिपब्लिकन जो है ये हाथी है इसका सिंबल, और डेमोक्रेटिक का सिंबल गधा है। तो गधे हाथी की लड़ाई यहाँ पर 150-200 साल से चली जा रही है। इसको अब कहें कि अब ये नहीं रहेगा, एक और पार्टी आएगी, द अमेरिका पार्टी। तो बाकी एलन मस्क को तो जानते हो, सबसे अमीर आदमी है, टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ हैं। अगला, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? तो पीएम मोदी को अभी ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। तो ये घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पर गए थे। 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच घाना गए, त्रिनिदाद और टोबैगो गए, अर्जेंटीना गए, ब्राज़ील गए और नमीबिया गए। तो इन 5 देशों की यात्रा में इनको 4 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कहाँ कहाँ का? घाना का, त्रिनिदाद टोबैगो का, ब्राज़ील का और नमीबिया का। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, वहाँ का सिटी ऑफ द की मिला था। तो पूरे देश का तो नागरिक सम्मान नहीं मिला था, लेकिन उस शहर का सबसे बड़ा सम्मान इनको मिला था। और बाकी की 4 देशों में तो चारों देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला, पीएम मोदी को। ठीक है, तो इसमें घाना वाला जो मिला है वो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ओके, तो पीएम मोदी जो है यहाँ पर गए हुए हैं, राष्ट्रपति जान महामा से मिले। अफ्रीकी देश है, जान महामा राष्ट्रपति हैं। घानाई सेडी यहाँ की मुद्रा है। अक्रा राजधानी है। जहाँ जहाँ पर ये 5 देश की यात्रा पर गए हैं, इन 5 देशों की मुद्रा और इन 5 देशों की राजधानी याद कर लेना, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इससे पहले 3 देशों की यात्रा पर गए थे पिछले महीने जून में जब G7 की समिट में हिस्सा लेने गए थे, तो उस यात्रा में 3 देश विजिट किए थे। सबसे पहले गए थे साइप्रस में उनको साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। फिर उसके बाद गए थे कनाडा, जहां पर G7 समिट में हिस्सा लिए थे। फिर उसके बाद लौट करके आए थे क्रोएशिया। ठीक है, तो ये 3 देशों की यात्रा किए थे जून में। जुलाई में 5 देशों की यात्रा की है पीएम मोदी। ठीक है, ये याद रखना। अगला, हाल ही में 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो 10वीं क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है वाशिंगटन DC में। क्वाड जो है एक 4 देशों का ग्रुप है, जिनमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जापान है और है अपना प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया। ये चारों देश किस लिए स्थापित किए गए हैं? दक्षिण चीन सागर में चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना जो है वो अपना मोनोपोली ने क्रिएट कर पाए, वहाँ पर बाकी देशों को डरा धमका ना पाए, छोटे देशों को। इसलिए ये 4 बड़े देश आए हैं, शामिल हुए हैं और एक क्वाड ग्रुप बनाए हैं। हालांकि अभी एक क्वाड ग्रुप का उतना महत्व तो रह नहीं गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी कभी जा करके चाइना में मिल जाता है ना। और यूएस आके चिल्लाता रहता है, वो भी ट्रम्प के टाइम पर, तो चाइना से डील ही कर लेते हैं बार बार। तो आज के टाइम पर उतना ज़्यादा हो नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अभी क्वाड है। तो वर्ष की दूसरी क्वाड विदेश मंत्री बैठक थी, 2 जुलाई को वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री गए हुए थे। ठीक है जी, तो 7वां क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होगा, अगली साल होगा, इसी साल होगा, याद रखना, 7वां संस्करण। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों में ही शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये बन गई हैं कौन? ये बन गई हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ज़बरदस्त प्लेयर हैं भारत की। इन्होंने अभी नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। T20 मैच में 62 गेंदों पर 112 रन बनाए। टेस्ट में और वनडे में पहले ही बनाए थे इन्होंने, तो इसलिए ये बन गई पहली महिला। अच्छा, केवल 5 क्रिकेटर ने महिला क्रिकेट में पूरी दुनिया में अभी तक तीनों फॉर्मेट में 100 मारे हैं। इनमें से एक भारत की तो ये पहली ही है।
मंधाना और वर्मा जो है यानी शेफाली वर्मा, इन दोनों की जोड़ी ने सबसे लंबा साझेदारी रन बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया। इन दोनों की जोड़ियों ने अब तक 2724 रन एक साथ बनाए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तालिबान आप जानते हो 2021 में अफगानिस्तान पर आकर कब्जा कर लिया था। एक कबीला था, एक गुट था, संगठन था। धीरे धीरे वो पूरा देश पर कब्जा कर लिया, अशरफ गनी की सरकार को भगा दिया। उसके बाद से लेकिन कोई देश अभी उसको मान्यता नहीं दिया था आधिकारिक रूप से। लेकिन अब रूस आया सामने और रूस ने कहा मौके पर मारते हैं चौका। वैसे भी अपना दुनिया में कोई दुश्मन है दोस्त है ही नहीं, सब दुश्मन ही है। ऐसे में एक नया दुश्मन कोई दोस्त बना लेते हैं, कौन ही बोलेगा, सब वैसे ही बोल रहे हैं इतने दिन से। वही है ना कि जब चिंता ना हो, परवाह ना हो किसी चीज़ की, भाई वैसे ही सब लोग बुराई कर ही रहे हो, तो लो हम बुरा कर ही देते हैं, तुम क्या ही बुराई करोगे, अब तक तुम कर ही रहे थे। तो रसिया ने तालिबान को कहा कि अब आधिकारिक मान्यता दे देते हैं, ठीक है, हम भी करते हैं कुछ खुरापात। तो यहाँ पर खुरापात करने के चक्कर में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दे दिया ऑफिशियल मान्यता कि चलो हम तुम्हारी सरकार को मान्यता देते हैं। बाकायदे तालिबानियों का मंत्रालय है ना, वहाँ पर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री सब कुछ हैं बाकायदे, पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग आए थे। खैर 2021 में अमेरिकी सेनाओं को भी भागना पड़ा था छोड़ छाड़ के, अपने हथियार वगैरह तक छोड़ गए थे वे लोग। इसके बाद भारत ने भी ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर अपने नागरिकों को वहाँ से निकाला था। और बाकी तो रूस के बारे में जानते ही हो, पुतिन साहब हैं यहाँ के राष्ट्रपति, रूबल मुद्रा होती है, मॉस्को राजधानी। हाल ही में कौन सा राज्य 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना? 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तो तीसरा भारतीय राज्य बन गया है कौन? ये बन गया है गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा ऐसा राज्य है जो 1 करोड़ शेयर बाजार के इन्वेस्टर जिस राज्य से हैं शेयर बाजार में। ठीक है भाई, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में तो चलो माना जा सकता था, महाराष्ट्र में तो मान लो पैसा जाता है, उत्तर प्रदेश में मान लो जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन गुजरात में जो छोटा ही राज्य है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि बिजनेसमैन ज़्यादा है, व्यापारी ज़्यादा है, तो वो अब आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बन गए 1 करोड़ शेयर धारक, वहाँ पर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर वहाँ पर आ गए हैं। तो एनएससी के आंकड़ों के अनुसार भारत भर में टोटल 11.5 करोड़ इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में। कमाते कितना है ये नहीं बताया। जुलाई 2025 में किस राज्य की सुकन्या सोनवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? कॉमनवेल्थ का यूथ पीस एम्बेसडर चुना गया है। किसे? सुकन्या सोनवाल को। ये सुकन्या सोनवाल कहाँ की हैं? असम की हैं। तो असम की सुकन्या सोनवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क में चुना गया है एम्बेसडर। 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कॉमनवेल्थ आप जानते हो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के 56 देशों का एक ग्रुप है। वो ऐसा ग्रुप है जहाँ पर कभी न कभी ब्रिटेन ने शासन किया था, वो ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी। उन देशों का एक ग्रुप बनाया गया जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। कॉमनवेल्थ में अगर कोई एम्बेसी बनती है तो उसे एम्बेसी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं ये उच्चायोग है ना, कमिश्नरेट है। वहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। बाकी जगहों पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसी होती है। ठीक है, भारत की 1926 में स्थापना हुई थी, लंदन में हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं। हाल ही में वनडे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा प्लेयर कौन बने? वनडे और टेस्ट में दोनों में ही डबल सेंचुरी बनाने वाले, तो ये सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये वनडे में भी डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, टेस्ट में भी डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। और टेस्ट में सबसे लंबा इंडिविजुअल स्कोर भी बनाया इन्होंने। 269 रन का इंडिविजुअल स्कोर इन्होंने बनाया, जो कि भी भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा जो 1979 में बनाए थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, खैर ये पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाया है। दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा है 25 वर्ष के कम उम्र में। अगला, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पहला खेलो इंडिया जल खेल वाटर गेम्स, तो ये कहाँ किया गया? ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की डल झील में किया जाएगा 21 से 23 अगस्त तक। ठीक है, अगले महीने होगा पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। तो अभी क्या हुआ था कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था, तो वो हुआ था दीव में, दादरा नगर हवेली दमन दीव। तो दीव में हुआ था भारत का पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स। ये पहला खेलो इंडिया वाटर गेम्स है। ठीक है, तो 5 जल खेल इसमें शामिल होंगे: कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, सिकरा रेसिंग और ड्रैगन बोट रेसिंग। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये हुआ कहाँ पर, ये हुआ ब्राज़ील में। ब्रिक्स ब्रिक्स समिट में ही हिस्सा लेने गए थे पीएम मोदी। तो जब 5 देशों की यात्रा किए, 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में 5 देश की यात्रा की, जिसमें 6 और 7 जुलाई को ये ब्राज़ील में थे ब्रिक्स समिट के दौरान। ब्रिक्स में आप जानते हो आज के टाइम पर 10 सदस्य देश हो गए हैं। चलो कमेंट करके बताओ मुझे 10वां सदस्य देश कौन है ब्रिक्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ 6 और 7 जुलाई को। स्ट्रेंथेनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसकी थीम थी। 10 सदस्य देश हैं और 10 पार्टनर कंट्री भी हैं। याद रखना 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया बना है और 10वां साझेदार देश अभी वियतनाम बना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करें अगर, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। कंफ्यूज मत होना, स्थापना 2006 में हुई थी। पहली मीटिंग जो हुई थी, पहली समिट जो हुई थी वो 2009 में हुई थी, रूस में हुई थी। 2009 से पहले 2009 तक जो है ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में पहली बार इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा और साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद इसको ब्रिक्स कहा गया। पहली बार ये ब्रिक्स कहा गया। देखो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना था शुरुआत में, बाद में 2010 में ये साउथ अफ्रीका भी जुड़ा। इसके बाद 2023 में आकर के इसमें ईरान भी जुड़ गया, यूएई भी जुड़ गया, ईरान जुड़ गया, यूएई जुड़ गया, इथियोपिया जुड़ गया, ठीक है, इथियोपिया जुड़ गया। इसके बाद एक और देश जुड़ा और जो कि था मिस्र, इजिप्ट, इथियोपिया और इजिप्ट। इसके बाद 2025 में अभी इंडोनेशिया जुड़ा। तो अब 5 ये 5 वो, टोटल 10 सदस्य देश हो गए, ठीक है ना। चलिए अगला, एक और ज़रूरी बात है, देखो अभी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है, अभी बैचेज लॉन्च किए गए हैं एमजेटी एजुकेशन के, और अपने जो स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको मैं हमेशा आपको स्पेशल ऑफर देता हूं। इस बार जो ग्रुप डी का आया हुआ है क्रैश कोर्स या टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का, यूपीपी कांस्टेबल का ये आने वाला है और आरआरबी का शताब्दी बैच ये आने वाला है। तो इन सब पे आपको ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। शुरुआत में आपको 70% का डिस्काउंट देकर मात्र 299 में एडमिशन दिया जा रहा है। अभी के लिए अगर आप प्री लॉन्च ऑफर के तहत ज्वाइन करते हो तो इस रेट में करोगे, नहीं तो आपको ये 999 में मिलेगा, ठीक है ना, बाद में अगर लेते हो तो आप अगर अभी देख रहे हो वीडियो तो एमजेटी ऐप पर आपको जाना है। एमजेटी ऐप डाउनलोड करके आपको ये वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर लॉगिन वगैरह कर लेना। तो एमजेटी कूपन कोड लगाना है। एमजेटी कूपन कोड लगाओगे तभी ये प्राइस जो है घट करके 299 आएगी, नहीं तो आपको 999 शो करेगी। तो एमजेटी कूपन कोड लगाना, ठीक है, तब मिलेगा। दूसरी बात ये, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या आए तो आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इस नंबर को आप डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 7235939467। इस पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे लेना है, कब लेना है, क्या है, सब कुछ जानकारी इस पर प्राप्त कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में कहाँ पर क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई। क्यूआर कोड बेस्ड, क्यूआर कोड स्कैन करो, हाउस की पूरी डिटेल आ जाएगी। हाउस के हर हाउस के सामने एक क्यूआर कोड का बोर्ड लगा रहेगा, जैसे नेम प्लेट होता है वैसे क्यूआर कोड भी उस पर लगा रहेगा। तो ये सुविधा शुरू किया है इंदौर के नगर निगम ने। इंदौर नगर निगम कहाँ पड़ता है भाई? इंदौर कहाँ की सिटी है? मध्य प्रदेश की। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। हालांकि इस बार सबसे स्वच्छ शहर अलग हो गया है। इस बार सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में अहमदाबाद टॉप पर है, क्योंकि इंदौर को रेस से ही हटा दिया गया है। खैर, इंदौर नगर निगम ने क्यूआर कोड बेस्ड हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की हुई है, ये याद रखना। इसका थोड़ा सा विरोध भी हो रहा है प्राइवेसी को लेकर के, लेकिन ठीक है, शुरू किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चे में रहा था। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई हैं कौन? ये बन गई हैं आस्था पूनिया। आस्था पूनिया ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैं और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। भारतीय नौसेना पूछा जाए तो ये बताना। भारतीय अब पूछना कि वायुसेना की, तो वायुसेना की दूसरी महिला फाइटर पायलट बनी थी भावना कांत, और राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी थी शिवांगी सिंह, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये 2 और एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखना। अगला, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे थे, 2004 से 2014 तक। इसके बाद ये इससे पहले वित्त मंत्री थे
और उससे भी पहले ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इकलौते ऐसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जो आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। खैर, आर्थिक सुधारों के लिए इन्हें जाना जाता है। एलपीजी लाया था इन्होंने, रिफॉर्म था 1991 में। तो ये श्रद्धांजलि है इनका, ठीक है। इनका भी निधन 26 दिसंबर को हुआ था 2024 में। ईआईयू की वैश्विक जीवन यापन सूचकांक में विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसकी वैश्विक जीवन यापन सूचकांक आई है, इंडेक्स आई है कि सबसे बढ़िया कहाँ पर रहा जा सकता है। इसमें सबसे रहने योग्य शहर इस बार बन गया है कोपनहेगन। कोपनहेगन जो है ये शहर है डेनमार्क का। सेकंड पर ज्यूरिख है, थर्ड पर वियना है। अब तक देखते थे आप वियना हमेशा टॉप पर रहता था, लेकिन इस बार वियना तीसरे पर है, इस बार कोपनहेगन टॉप पर आया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करता है। भारत में कोई शहर है रहने योग्य? दिल्ली और मुंबई को बता रहे हैं 141वें स्थान पर, लेकिन बहुत पीछे है ना। दमिश्क, हम तो कहते हैं इसमें लखनऊ को शामिल कर लेना चाहिए। दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है और ये सबसे कम रहने योग्य शहर है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, ट्रांसजेंडर क्लिनिक मतलब ये ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है, ट्रांसजेंडर के द्वारा क्लिनिक है एक प्रकार से। मतलब इसमें ऑल ट्रांसजेंडर्स होंगे, जो भी डॉक्टर्स होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, जो भी नर्सेज होंगे, सब इसमें ट्रांसजेंडर्स हैं। तो ये खोला गया है सबसे पहला वाला, कहाँ पर? ये हैदराबाद में खुला है। याद रखना ये 2021 में ही खुला था, लेकिन कोविड की वजह से और उसके बाद बाकी चीज़ों की वजह से चल नहीं पाया, बंद कर दिया गया। फिर अभी दोबारा से इसमें टाटा ग्रुप की फंडिंग मिली, टाटा ट्रस्ट की, और उसके बाद दोबारा खड़ा हुआ है। तब मित्र क्लिनिक के नाम से जाना जाता था और अब ये नाम बदल करके सबरंग नाम दिया गया है। सबरंग नाम पूछा जाएगा आपसे, तो सबरंग नाम से टाटा ट्रस्ट की सहायता से खोला गया हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, ठीक है जी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? आईसीसी के पूर्व सीईओ जियो फ्लार्टिस ने इस्तीफा दे दिया था, बवाल हो गया था, है ना। जो जय शाह से बन नहीं रही थी। अब कुछ दिन के बाद नए सीईओ आए हैं। नए सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता, ये भी भारतीय हैं भाई, और अध्यक्ष भी भारतीय जय शाह। तो देखो संजोग गुप्ता जो है जियो फ्लार्टिस का स्थान लेंगे। 7 जुलाई को ये नियुक्त हुए हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ हैं। पाकिस्तान को एक और झटका लगा है कि भाई सीईओ भी अपना नहीं, अध्यक्ष भी अपना नहीं, अब आईसीसी कैसे हमारी बात सुनेगा। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। किस राज्य में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी पहली गुजरात में खोली गई है और केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही देख लीजिए। आनंद गुजरात में ये खुला हुआ है। अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। अमित शाह जी वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ में ये कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं। तो अप्रैल 2025 में इसको लाने के लिए ना पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था, जिसे त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल 2025 कहा गया, यानी त्रिभुवन सहकारी विधेयक 2025 कहा गया। अब ये विधेयक एक्ट बन गया क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तो ये एक्ट हो गया है, अधिनियम हो गया है। तो इसका नाम याद रखना, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। कहाँ? आनंद गुजरात में। अगला, किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की याद में गरीब से गरीब लोगों का उत्थान करने के लिए उन्होंने शुरू किया है। 5000 गाँवों में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत जो गरीबी रेखा से नीचे बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड वाले धारक रहेंगे, उनको 1 लाख रुपए तक का सहायता किया जाएगा, वित्तीय सहायता किया जाएगा। और जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होती हैं, स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं होती हैं, उनको प्रत्येक परिवारों के लिए 15-15 हज़ार रुपये तक की हेल्प की जाएगी। अगला, जुलाई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कौन सा देश हुआ? एनडीबी में। एनडीबी को ब्रिक्स का बैंक कहते हैं, ये ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स संगठन अभी मैंने आपको बताया, डिटेल में बताया मैंने ब्रिक्स के बारे में सब कुछ। ब्रिक्स का ही एक बैंक है एनडीबी। ब्रिक्स को अपने सदस्य देशों को या किसी और देशों को जो पार्टनर कंट्रीज होते हैं उनको लोन वगैरह देना होता है, दिलाना होता है, तो एनडीबी के माध्यम से दिलाता है। एनडीबी में सदस्यता लेनी होती है और इसके सदस्य बन गए हैं अब कोलंबिया, ठीक है ना। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये दोनों इसमें शामिल हुए हैं। तो इन दोनों को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया। अब एनडीबी के सदस्य देश की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, ठीक है ना। तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले इन्हें शामिल किया गया है।
2015 में इसे स्थापित किया गया था ब्रिक्स के मूल 5 देशों के द्वारा, और उसके बाद में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया जुड़े। ब्रिक्स का बैंक भी कहते हैं, मुख्यालय बीजिंग में है। अगला, हाल ही में चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? फेस स्कैन करेंगे, उसके बाद फिर राशन देंगे। अब तक बायोमेट्रिक होता था, अब फेस स्कैन होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक में कई बार बायोमेट्रिक ठीक से लगता नहीं था। भाई खेती किसानी करने वाले किसान हैं तो ठीक से स्कैन नहीं होता है, मजदूरी करते रहते हैं, घिस गई रहती है, तो इसलिए फेस स्कैन वाला सिस्टम लाया गया। ये लाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। ज़्यादा तेज़ तो नहीं, स्पीड में तो नहीं चल रहा हूँ, आपको 1.5x नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो खैर हिमाचल प्रदेश ने चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत जो राशन के वितरक होंगे उनको एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा, उस ऐप के थ्रू ये फेस स्कैन कर करके राशन वितरण करेंगे। तो आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ये होगा। चलिए अगला, नीति आयोग द्वारा पूर्वोत्तर जिलों के लिए जारी दूसरे एसडीजी सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन है? एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है क्योंकि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो है ना, लोग अलग अलग से प्रिंट निकाल करके पढ़ते हैं, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आया करे उसको जरूर पढ़ा करो, वो क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो इसने अभी पूर्वोत्तर जिलों के लिए एक दूसरा एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सूचकांक जारी किया। इसमें सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला जिला बताया इसने हानाथयाल मिजोरम का। हानाथयाल मिजोरम का जिला सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जिला रहा। सबसे वर्स्ट, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा रहा? लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, टोटल पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 121 जिलों की यहाँ रैंकिंग की गई थी। इसमें यूएनडीपी की भी मदद ली गई थी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की भी मदद ली गई थी। 85% जिले पिछली बार की रिपोर्ट के अनुसार उत्थान किए हुए हैं, अच्छा से किए हुए हैं, बेटर किए हैं। इसमें मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा जो हैं ये फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में आते हैं। बाकी नीति आयोग के बारे में तो आप जानते हो, BBR सुब्रमण्यम सीईओ हैं, सिंधु और सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बाई डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत बार चीज़ों बता चुका हूँ चीज़ों को, इसलिए आपको वर्बली रिवाइज करा दे रहा हूँ जिससे रिकॉल हो जाए बस। आगे, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई द्वारा भारतीय रुपए में भुगतान शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना? तो भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई के माध्यम से भारतीय रुपए में भुगतान हो पाएगा, ऐसा करने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया त्रिनिदाद और टोबैगो। अभी जब 5 देशों की यात्रा पर थे भारत के प्रधानमंत्री, तो उसी में से त्रिनिदाद टोबैगो में जाकर इन्होंने यूपीआई को लेकर के डील साइन करी। तो इसके तहत अब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब यहाँ पर भी चलेगा। बेधड़क लोग जाकर के यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके रुपए में पेमेंट कर पाएंगे। तो दुनिया का 8वां देश बन गया है और कैरिबियाई क्षेत्र का पहला देश है। ठीक है जी, चलिए, तो आप यूपीआई जानते हो एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया था। एनपीसीआई खुद 2008 में स्थापित हुआ था और 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है 6 जुलाई 2025 को सीएसआईआर ने कहां पर भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक लॉन्च किया? राष्ट्रीय बायोबैंक इंडिया का पहला होगा, ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, सीएसआईआर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बायोबैंक में बायोलॉजिकल डाटा जो होगा वो स्टोर किया जाएगा। अनुवांशिकी का पता लगाने के लिए जेनेटिक्स का डेटा स्टोर किया जाएगा यहाँ पर, जिससे हेल्थ और जेनेटिक्स को और अच्छे से समझा जा सके और ज़्यादा सैंपल्स मौजूद रहें। तो इसके लिए ये बायो बैंक खोला गया है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय बायो बैंक है, नई दिल्ली में खुल रहा है सीएसआईआर आईजीआईबी के द्वारा। ओके, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये फिनोम इंडिया परियोजना के तहत आता है। अगला, 6 जुलाई 2025 की घोषणा के अनुसार किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये बनेगी हरियाणा के द्वारा बनाई जाएगी, हरियाणा में, है ना। मैक्सिमम पार्ट हरियाणा में ही रहेगा, अरावली पर्वत श्रेणी में बनेगा। अच्छा, ये एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली नाइट सफारी अगर पूछा जाए तब आप बताना ये लखनऊ में बनेगी। कहाँ पर? लखनऊ में बनेगी पहली नाइट सफारी। ठीक है, और ये जंगल सफारी है सबसे बड़ी वाली, तो ये एशिया की होगी। अरावली पहाड़ियों में लगभग 10,000 एकड़ वन भूमि में बनाई जा रही है। अगला, 8 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी मुद्रा को बदलकर यूरो करने की घोषणा की? मतलब वो यूरो जोन में शामिल होने जा रहा है, अपनी करेंसी छोड़कर यूरो करेंसी अपना ऑफिशियल बना लेगा।
ये देश है बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन इसकी मुद्रा अभी तक लेव हुआ करती थी। अब ये मुद्रा लेव को बदलकर यूरो करना चाह रहा है। 1 यूरो की इसकी वैल्यूएशन लगाई गई है 1.95583 लेव, है ना। तो ये अब यूरो जोन में शामिल होगा। यूरो जोन में शामिल होने वाला ये 21वां सदस्य बन रहा है। यही लाइन तो पूछा जाएगा आपसे, यही लाइन पूछा जाएगा कि अब तक कितने देशों की मुद्रा यूरो हो चुकी है, या यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश कौन सा बना है। तो ये है बुल्गारिया। याद रखना, बुल्गारिया नाम है, इसको आप बेलारूस से कंपैरिजन मत करना, या फिर ब्राज़ील, मतलब इसमें सब में कन्फ्यूजन नहीं होना। बुल्गारिया एक अलग देश है। यूरोपियन यूनियन के वित्त मंत्रियों ने इसको मंजूरी दे दी है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। अगला, तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी अगले साल से, फर्स्ट ईयर से। एक और जरूरी बात, आरआरबी का टेक्नीशियन बैच जो है हुआ है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि प्री लॉन्च ऑफर के तहत मात्र 299 हम आपको दिया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त बैच होने वाला है इस बार। पिछली बार भी हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से ही पढ़ाया था, लेकिन दिक्कत ये हुई, पेपर बहुत ईजी दे दिया था, बहुत हलवा दे दिया था। मतलब आप समझो कि ये है तो इंटर लेवल, लेकिन हाई स्कूल लेवल से भी नीचे का लेवल दे दिया था। यही वजह थी कि कट ऑफ पहुँच गई 93, है ना। तो इस बार रेलवे को भी समझ में आ गया होगा कि भाई इतना लंबा कट ऑफ से दिक्कत हो गई थी बहुत स्टूडेंट्स को, तो वो थोड़ा सा टफ बनाएंगे पेपर। इस बार उम्मीद है कि टफ ही बनाएंगे। खैर, जो भी जिस भी प्रकार से बनाएंगे, अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 क्वेश्चन आपका पूरा इसमें बनाया जाएगा। ऐसे ही क्रैश कोर्स है, ग्रुप डी का क्रैश कोर्स, इसमें भी हम लोग टारगेट रखे हैं 90+ आपका स्कोर कराने का। अगर आप सही से मजबूती से जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो अगर पढ़ डालोगे तो इस बार आपका श्योर है कि इसमें सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। तो आप ये दोनों ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं अभी 299 में। प्री लॉन्च ऑफर के तहत ये आपको MJT कूपन कोड यूज़ करने पर मात्र 299 में मिल रहा है। MJT ऐप पर ही मिलेगा, तो आप इसे MJT ऐप से जाकर ले सकते हो। इसके अलावा 2 अपकमिंग बैचेज हैं, यूपी पुलिस का नया बैच और शताब्दी एक्सप्रेस आरआरबी लोको पायलट का नया बैच। ये दोनों बैच 20 तारीख के बाद आएंगे। अगला, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाएंगे। ये बिहार सरकार की घोषणा हुई है, 35% आरक्षण। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके लिए बिहार युवा आयोग का भी गठन किया गया है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। बिहार युवा आयोग जो है, इसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, टोटल 10 लोग होंगे। अगला, एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथिनी का निधन हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व में। इसका क्या नाम था? इसका नाम था वत्सला। एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथिनी थी, उम्र बताई जा रही है कि 100 साल से भी ज़्यादा थी। तो वत्सला जो हैं, ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में अंतिम सांस लिए, इनका निधन हो गया, आखिरी विदाई दी गई। केरल में इनका जन्म हुआ था, नीलाम्बूर जंगल में। उसके बाद 1993 में इनको मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में लाया गया था। भारत के इतिहास की सबसे बुजुर्ग हाथिनी थी ये, ज्ञात इतिहास में। तो भारत का 22वां, मध्य प्रदेश का 6ठा टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला, पीएम मोदी ने ब्राजील के साथ वर्ष 2030 तक व्यापार कितना तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक व्यापार भारत और ब्राजील के बीच में बढ़ करके हो जाएगा $20 बिलियन। अगेन फिर से मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई से 9 जुलाई तक पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पे थे, उनमें एक देश ब्राजील भी था, जहां पर हुआ ब्रिक्स समिट। उसी ब्रिक्स समिट के बाद जब ब्राजील और भारत के बीच में समझौते की बात हुई, तब ये डील हुआ कि भाई इंडिया और ब्राजील के बीच में जो ट्रेड है वो ट्रेड बढ़ा करके कर दिया जाएगा $20 बिलियन तक। कब तक? 2030 तक, यानी अगले आने वाले 5 सालों में। तो भारत और मार्कोसुर के बीच में भी ये प्रेफरेंशियल डील हुई है। मार्कोसुर किसे कहा जाता है? ब्राज़ील के आसपास के 2-4 देश हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। इन 4 देशों के ग्रुप को एक साथ बोला जाता है मार्केसर है। तो ये मार्केसर और भारत के बीच में हुआ है, वहाँ पर व्यापार बढ़ाया जाएगा। अभी भारत और ब्राज़ील के बीच में कितना ट्रेड चलता है? तो $12.2 बिलियन है। इसे $20 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी हम लोगों ने इनसे आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों पर समझौता किया है, खुफिया जानकारी शेयर करने पर, बायोफ्यूल पर सहयोग किया है और नवीनीकरण ऊर्जा तकनीकों पर साझेदारी की है। तो मतलब 3 समझौते भी किए हैं। यूपीआई भी वहाँ पर चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भारत और ब्राज़ील के बीच में। जुलाई 2025 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की CEO लिंडा याकारिनो ने इस्तीफा दे दिया? लिंडा याकारिनो, ये किसकी CEO थी? एक्स की, यानी ट्विटर की।
तो एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने इस्तीफा दे दिया है अभी जुलाई 2025 में। कारण क्या है? कारण उन्होंने बताया कि हम एक्स के ही एक दूसरे यूनिट, मतलब इनके दूसरे यूनिट एक्स एआई जो है ना, उस पर ये काम करेंगी। तो ये एक्स एआई जो ग्रुप जो चैटबॉट जिसका ग्रुप है वो चलाता है, तो उसकी ये बनाई गई हैं सीईओ, ठीक है। तो ये 2 साल तक इस पद पर रही, पूरे एक्स की सीईओ रही, अब एक्स एआई देखेंगी ये। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था 2023 में और $44 बिलियन में, उसके बाद इसी का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। अगला, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इजी है बट इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दुनिया में भर में आबादी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। जहाँ कम है वहाँ बढ़ाने के लिए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम करने के लिए। तो यहाँ देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया और 1990 में पहली बार मनाया गया। इस बार की थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अभी इस थीम को पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि यहाँ फैमिली बढ़ाने की बात की जा रही है। क्रिएट द फैमिली दे वांट इन ए वंडरफुल वर्ल्ड रहना चाहिए। कारण इसका ये है कि अधिकांश देश दुनिया भर में ऐसे हैं, भारत को भी नहीं, भारत को अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो दुनिया भर के अधिकांश देश ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन गिर रही है, घट रही है। भारत ही ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। इवन चाइना में भी पॉपुलेशन घटती जा रही है। वन चाइना पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी नहीं था, हाँ वन चाइना पॉलिसी है शायद, उसमें एक ही बच्चा करना रहता था। इसी चक्कर में पता लग रहा है कि अब लोग बच्चे ही पैदा करना बंद कर दिए हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी घट रही है जनसंख्या। 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम पर 2.0 अभियान चलाया गया। इसके तहत कितने करोड़ पौधे लगा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान चला और इसके तहत 37.2 करोड़ पौधे एक ही दिन में लगे। 9 जुलाई को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उत्तर प्रदेश भर में सभी जो गवर्नमेंट स्टाफ थे, स्कूल कॉलेजेस थे, आम नागरिक थे, सबको जोड़ करके एक संयुक्त महाअभियान चलाया गया पूरे राज्य भर में। तो इसी दौरान उत्तर प्रदेश में अटल वन, एकता वन, एकलव्य वन, आक्सी वन, शौर्य वन, त्रिवेणी वन, गोपाल वन, ये सभी वनों की भी स्थापना की गई। यहाँ पर बंच में एक साथ बहुत सारे पौधे लगाए गए। सोनभद्र जिला टॉप पर रहा, सबसे ज़्यादा 1,58,00,000 पौधे वहीं पर लगे। अगला, 9 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने नामीबिया की यात्रा की, वहाँ पर उनका सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त किया। पीएम मोदी को मिला ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था? तो पीएम मोदी को अब तक 27 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान, ठीक है। 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है विदेशों के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दुनिया भर में इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनको इतना अवार्ड मिला हुआ है। इनको अभी नामीबिया में मिला ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्सवेनिया मिराबिलिस नाम से अवार्ड। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 5 देशों की यात्रा में 4 देशों से ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनका पाए हैं। तो टोटल 27 हो चुके हैं विदेशों से मिला। तो पहला वाला मैंने बताया था और आखिरी वाला बताया था, बाकी का मैं आपको लिस्ट में याद करा दूंगा, है ना। तो इस लिस्ट से याद कर लेना, लिस्ट नहीं लगी है, चलो लास्ट में लिस्ट होगी, लास्ट में दिखा दूंगा। तो पीएम मोदी को अब तक 27 अवार्ड मिल चुके हैं। तो 24 घंटे के भीतर इनको मिला दूसरा था, ये भी एक नया रिकॉर्ड बना। ब्राज़ील से पाए, उसके बाद नामीबिया गए, वहाँ भी पा गए। अगला, जुलाई 2025 में $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई? मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, साथ ही साथ $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भी पहली कंपनी ये बन गई है एनवीडिया। भाई एप्पल अभी तक टॉप पर चला करती थी, लेकिन एनवीडिया ने इसको पीछे कर दिया। एनवीडिया चिप बनाने वाली, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। इसने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है। 1993 में स्थापना हुई थी, 2018 में 1 ट्रिलियन पहुंची थी, 2023 आते आते 3 ट्रिलियन और 2025 में 4 ट्रिलियन पार चली। तो अच्छा, 2023 में पहली बार 1 ट्रिलियन पहुंची थी, 100 बिलियन पहुंची थी 2018 में, और 1 ट्रिलियन 2023 में, 2025 में आते थे 4 ट्रिलियन। भाई साहब ग्रोथ देख रहे हो। किस राज्य सरकार ने डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से निपटने के लिए स्मॉस नाम का एआई सिस्टम लागू किया? स्मॉस नाम का एआई सिस्टम डेंगू और मलेरिया मच्छरों को मारने के लिए ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। स्मॉस बेसिकली स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम है। ड्रोन के माध्यम से और एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से
ये निगरानी करेगा कहाँ पर ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र है, कहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, वहीं पर जाकर दवाओं का छिड़काव करेगा। तो इससे दवाइयों का वेस्टेज नहीं होगा और छिड़काव भी अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो ये AI का यूज करेगा स्मॉस सिस्टम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्योत्सव घोषित कर दिया? तो गणेश उत्सव कहाँ पर सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात में। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा है कि भाई अब हम गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से, गणेश उत्सव जो होता है उसको राज्योत्सव घोषित करेंगे। तो आशीष शेलार जो वहाँ के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने ये घोषणा की है। लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, तब से गणपति बप्पा मोरया वहाँ पर होता आया है। अगला, किस राज्य सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की? गजमित्र योजना हाथियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया है। ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिससे ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कम से कम संघर्ष हो पाए, मानव हाथी संघर्ष कम से कम हो पाए, ना हाथी मानव को मार पाए, ना मानव हाथी को मार पाए। ठीक है। तो वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 के बीच में 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं मानव हाथी संघर्ष से और 1209 हाथियों की मौत हुई है। अगला, किस राज्य सरकार ने पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? तो ऑपरेशन कालनेमी ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। जो फेक फर्जी बाबा होते हैं, पाखंडी बाबा होते हैं, वो एक तो अपना पाखंड के जरिए ठगी करते हैं, साथ ही साथ वो सनातन धर्म को भी बदनाम करते हैं। तो इसी वजह से ऐसे पाखंडी बाबाओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, ये राक्षस कालनेमी के नाम पर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की इतिहास में लगभग 100-125 साल का इतिहास हो गया है, लेकिन उस इतिहास में अभी तक किसी महिला को CEO नहीं बनाया गया था। अब पहली बनी है प्रिया नायर। ठीक है, MD और CEO 1 अगस्त से अपना कार्यभार देखेंगी। इससे पहले इसकी ब्यूटी एंड वेलबींग की प्रेसिडेंट रहा करती थी, इसी की यूनिट थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। रोहित जावा के जगह पर ये अब CEO बन गई हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स ये यूनिलीवर लिमिटेड का एक पार्ट है जो इंडिया में बना है, लेकिन है ब्रिटेन कंपनी। फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत 2016 के बाद से अब तक सबसे खराब पोजीशन पर आया है। भारत की रैंक क्या है? तो भारत फीफा फुटबॉल रैंकिंग की लेटेस्ट रैंक में आ गया है 133वें स्थान पर। 2016 के बाद से अब तक का सबसे खराब पोजीशन है भारत का। खैर, फीफा फुटबॉल रैंकिंग के टॉप 3 में बात करें तो अर्जेंटीना है, स्पेन है और फ्रांस है। फीफा का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी। पेरिस में हुई थी स्थापना, लेकिन हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। अगला, मुंबई के प्रसिद्ध कार्नेगी ब्रिज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? कार्नेगी ब्रिज। मुंबई में एक बहुत पुराना कार्नेगी ब्रिज था, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया। तो इस ब्रिज का नाम बदलकर अब सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। सिंदूर ब्रिज ये ऑपरेशन सिंदूर से है, इंस्पायर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया था पाकिस्तान के ऊपर, तो उसी से इंस्पायर्ड है। कार्नेगी ब्रिज एक्चुअली में अंग्रेजों के द्वारा बनाया तो गया था, लेकिन 2022 में इसे नॉट फिट फॉर पब्लिक कर दिया गया था। इसे संरचनात्मक दिख से असुरक्षित पाए जाने के बाद ढहा दिया गया था। फिर इस पर रिकंस्ट्रक्शन हुआ और दोबारा से ब्रिज बना। तो वो जो दोबारा वाला ब्रिज बना है ना, वही का नाम बदला गया है। तो ये ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेट कार्नेगी के नाम पर था पहले, अब नाम बदल किया गया। उन्होंने बनवाया था 1968 में। ठीक है, चलिए अगला। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त किया? राज्यसभा में नियुक्त किया 4 व्यक्तियों को। राज्यसभा में 1/3 सदस्य आते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष, 1/3 करके, है ना, प्रत्येक दूसरे वर्ष आते हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है, 2-2 वर्ष बढ़ाकर, तो 6 साल का कार्यकाल होता है। तो अभी 4 लोग को नियुक्त किया गया है, जो इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष को होगा। ये 4 लोगों में हैं उज्ज्वल निकम, जो कि एक पेशे से वकील हैं, C सदानंद, जो कि मास्टर और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इतिहासकार रहे हैं। तो इन 4 को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। आप जानते हो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो ये 12 में से वही हैं। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होगी, वर्तमान में 245 है। लोकसभा के बारे में 81 में, राज्यसभा के बारे में 80 में, संसद के बारे में 79 में कहा गया है।
तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, एक तिहाई सदस्य, बाकी सब मैं बता चुका हूँ। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय होता है, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये एक उच्च सदन होता है संसद का। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर, तो ये इस बार है अहमदाबाद। इंदौर ढूंढ रहे हो ना आप लोग, इंदौर नहीं है एक्चुअली में। इंदौर, नवी मुंबई, इन सबको, अब सूरत, इन सबको लिस्ट से ही हटा दिया गया है। इनको 15 ऐसे सिटीज़ को कहा गया है कि भाई तुम लोग सबसे बेस्ट हो, तुम लोग अब अलग कैटेगरी में चलो, बाकी जो हैं उनके बीच में अब रेस कराई जाएगी। तो बाकियों की जब रेस चली तो उसमें अहमदाबाद टॉप पर आया, भोपाल सेकंड पे आया और लखनऊ को तीसरा नंबर बताया गया। ठीक है, तीसरा सबसे स्वच्छ शहर। और नई दिल्ली में टॉप शहरों का अवार्ड ये देंगी 17 जुलाई को। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई के 15 शहरों को स्वच्छता पुरस्कार मिला। स्वच्छता सुपर लीग में शामिल कर दिया गया है 15 शहरों को, ठीक है ना, इसीलिए ये नहीं है यहाँ पर। अब से जो भी लगातार 3 साल में टॉप 3 में रहेगा उनको 3 साल के बाद ऐड कर दिया जाएगा स्वच्छता सुपर लीग में। अगला, जुलाई 2025 में यूनेस्को ने मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत का कौन सावां विश्व विरासत स्थल घोषित किया? मराठा सैन्य परिदृश्य, इनको भारत का 44वां सैन्य विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के तहत मराठा साम्राज्य के द्वारा 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बनाए गए 12 किले आते हैं। 12 किले ये मराठा साम्राज्य के इतिहास को दर्शाते हैं। इनमें से 11 किला जो है महाराष्ट्र में थे, 1 किला तमिलनाडु में था। तो तमिलनाडु वाला जो किला था उसका नाम था जिंजी किला। महाराष्ट्र के 11 किलों में सालहेर किला, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पलहाला किला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग है। तो टोटल 12 किलों को एक संयुक्त रूप से बोला जाता है मराठा सैन्य परिदृश्य या मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया है 44वें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को के। ठीक है, तो भारत में यूनेस्को का 44 विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, अभी ये फैसला लिया गया विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में, जो कि हुआ पेरिस में। अगला, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, नाम क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, ये पीएम ई ड्राइव योजना के तहत है, इसको मंजूरी मिली है केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसके तहत अगर कोई इलेक्ट्रिक ट्रक लेता है तो भारत सरकार उसको 9.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। इलेक्ट्रिक ट्रक कोई लेता है तो ये पीएम ई ड्राइव योजना के तहत है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। तो N2 और N3 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए है ये। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन कौन बना? तो ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन भारत का पहला बन गया है केरल का आर्थुकल पुलिस स्टेशन। केरल का आर्थुकल पुलिस स्टेशन, इसको ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाणन मिला है। अगला, जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब के सब एकदम टॉप रेटेड क्वेश्चन है, छठे एकदम अच्छे क्वेश्चन है। इनको अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से आपके क्वेश्चन भिड़े। 87वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बन गए हैं? ये हरिकृष्णन बन गए हैं, हरिकृष्णन AR, ये बन गए हैं भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर। फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्नेन इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना इन्होंने तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया। 3 नॉर्म हासिल करने होते हैं, जिसके बाद 2500 ELO पॉइंट स्कोर करना होता है, तो फिर वो खिलाड़ी बन जाता है ग्रैंड मास्टर। तो ये बन गए ग्रैंड मास्टर। ऐसे 87 ग्रैंड मास्टर अब तक हो चुके हैं। ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे। 1992 में उनको पहला खेल रत्न दिया गया था, तब राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। 16 जुलाई 2025 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? हरेला पर्व ये उत्तराखंड का बहुत ही प्रमुख पर्व होता है, उत्सव होता है, प्राकृतिक पर्व होता है। इस अवसर पर 5 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा है उत्तराखंड सरकार ने। हरेला पर्व याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है, ये उत्तराखंड में होता है। ठीक है, अगला, विंबलडन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंबलडन ओपन के पुरुष एकल इसको जीत लिया है जन्निक सिनर ने। किसने? जन्निक सिनर ने। विंबलडन ओपन ये जीता है, ये इटली के खिलाड़ी हैं और इनका पहला विंबलडन ओपन है। इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया। ठीक है, ये अब तक टोटल 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इससे पहले ये 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25 का और एक US ओपन 2024 का और एक विंबलडन ओपन 2025 का जीते हुए हैं। ठीक है, अगला,
विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विमेन सिंगल का खिताब इगा स्वितेक ने जीता है। पोलैंड की इगा स्वितेक है और इन्होंने अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराया है। इगा स्वितेक का ये 6वां ग्रैंड स्लैम था। ये 4 बार फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, 20, 22, 23, 24 का, और एक विंबलडन ओपन इस बार का, इनका भी पहला ही विंबलडन था। एक बार यूएस ओपन 2022 में जीत चुकी हैं। ठीक है, तो ये था। इसके बाद गोवा के नए राज्यपाल, देखो 3 राज्यों के नए राज्यपाल भी बनाए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। 4 तो राज्यसभा में नियुक्त किए गए और 3 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए। बैक टू बैक 2 दिनों में 2 क्वेश्चन आए राष्ट्रपति जी से। तो 3 राज्यों के राज्यपाल में गोवा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? पी गजपति राजू। पी गजपति राजू जो हैं ये गोवा के राज्यपाल बनाए गए। इसके बाद प्रोफेसर असीम कुमार घोष को, इनको हरियाणा का बनाया गया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि जो है मैंने ये तीनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन करके लिया है, तो आप लोग याद रखना। ये हरियाणा के बनाए गए। पी गजपति राजू जो हैं ये गोवा के बनाए गए। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के एलजी बनाए गए हैं, एलजी ऑफ लद्दाख बनाए गए हैं कौन? कविंद्र गुप्ता। इन तीनों का नाम याद रखना। 3 की नियुक्ति हुई है, 3 की नियुक्ति हुई है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक में कर दिया हूँ। मेरा प्रायोरिटी रहता है कि आपको कम से कम क्वेश्चन संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना। तो खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा के नए राज्यपाल के रूप में अशोक गजपति राजू, पुष्पपति अशोक गजपति राजू, है ना, यानी पी गजपति राजू। और बाकी का तो मैंने आपको बताया ही। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, चलिए। और प्रसाद पर्यंत होता है, जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकता है। क्रिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है। बर्निहाट मेघालय का एक शहर है, मेघालय का एक शहर है, याद रखना। ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरा सबसे प्रदूषित नई दिल्ली है। तीसरे पर हाजीपुर है, चौथे पर गाजियाबाद और 5वें पर गुड़गांव है। ये टॉप 5 सबसे गंदे शहर है। क्रिया की ये साल 2025 की रिपोर्ट है, फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट छमाही के लिए। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीफा क्लब विश्व कप, इसको जीत लिया है साथियों चेल्सी ने। देखो, एक फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप के जस्ट 1 साल पहले क्लब्स के बीच में एक फीफा क्लब विश्व कप होता है। तो ये फीफा क्लब विश्व कप था। अगली साल फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में। कहाँ पर होगा? तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। ठीक है, 3 देशों में मिलकर के फीफा विश्व कप होगा। लेकिन ये फीफा क्लब विश्व कप था, चेल्सी ने जीत लिया है। चेल्सी ने किसको हराया है? पेरिस सेंट जर्मन को हरा करके जीत लिया है खिताब। ठीक है, इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड कोल पामर को मिला, गोल्डन ग्लव का अवार्ड रॉबर्ट संचेज को मिला, और बाकी टॉप गोल स्कोरर रहे गंजोलो गार्सिया। ये पीएम मोदी को मिले अवार्ड हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अभी देखो 4 देशों का अवार्ड तो अभी ही पाए हुए हैं ये इसी विजिट में, जुलाई में ही 2025 में ये 4 देशों का अवार्ड पाए हैं। इसके बाद मित्रा विभूषण श्रीलंका में पाए थे, और ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द ये मॉरिशस में पाए थे अगला, और एक साइप्रस में भी पाए थे ये। ठीक है, चलिए, ये इसको ले करके ये 4 अवार्ड जो हैं, ये साइप्रस वाला नहीं रहेगा, साइप्रस वाला यहाँ रहेगा। तो अब रिवीजन पॉइंट ही है आपके सामने, है ना, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा अगेन एक बार याद करवा दूँ, प्री लॉन्च ऑफर है, इसके तहत देखो इस बार का ना सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। तो इस बार का सिलेबस चेंज है, तो आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। MJT ऐप पर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर है। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको इस प्राइस पर कहीं भी मिल जाएगा, तो फ्री कोर्स कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मनोबल बढ़ाइए, जिससे भी भाई अगला पार्ट जल्दी ही लाया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।